Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Today we are going to start our second chapter of geography of class 6 that is globe. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है। आप सबने अभी तक जब हम पढ़ते आए हैं आपने बहुत बार मैप देखा होगा और बहुत बार ग्लोब से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा। पहली चीज मैप, दूसरी चीज ग्लोब। पहले ग्लोब को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मैप क्या होता है। मैप को जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानचित्र। क्या कहते हैं? मानचित्र। मैप क्या होता है? मैप होता है किसी भी एरिया का 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D रिप्रेजेंटेशन। जैसे कोई भी एरिया है, मान लो कोई शहर है, कोई देश है या हमारी अर्थ है, ये हमारे अर्थ का भी 2D रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी कंट्री का 2D रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी कॉन्टिनेंट का भी 2D रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी सिटी का भी हो सकता है। मैप यहाँ तक कि किसी बिल्डिंग का भी मैप बन सकता है और आप कह सकते हैं किसी के घर का भी मैप बन सकता है, किसी मोहल्ले का भी मैप बन सकता है, किसी विलेज का भी मैप बन सकता है। मैप 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। 2D रिप्रेजेंटेशन से मतलब है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशंस हो, एक लेंथ और एक ब्रेथ। मतलब जिसे हम हमारे पेपर पे या किसी चार्ट पर हम जिसे बना सकें वो क्या कहलाता है? मैप। जिसे हम किसी चार्ट पर बना सकें वो क्या कहलाता है? मैप। ठीक है। अब बात आती है ग्लोब की। ग्लोब के बारे में अगर बात करें तो ग्लोब होता है 3D रिप्रेजेंटेशन। ग्लोब क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसे एक मिनिएचर भी कहा जाता है हमारे अर्थ का। अब 3D रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है? जैसा शेप हमारी अर्थ का होगा, जैसा शेप हमारे प्लेनेट का होगा, बिल्कुल उसी शेप में, बिल्कुल उसी शेप में क्या बनाया जाता है? ग्लोब बनाया जाता है। ग्लोब बनाया जाता है। जैसे हमारे अर्थ का शेप क्या है? सर्कुलर है, गोल है, स्फीयर के शेप में है ना अर्थ, तो ग्लोब भी कैसे, किस शेप में होता है? सिमिलर टू द शेप ऑफ अर्थ। सिमिलर टू द शेप ऑफ अर्थ। जो अर्थ का शेप होता है उसी शेप के जैसे क्या होता है? ग्लोब होता है। और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। जबकि मैप क्या होता है? मैप 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास कोई भी एक पेपर है, आपकी कॉपी का एक पेपर है, आप या फिर कंप्यूटर से जो प्रिंट आउट निकलवाते हो, जिस सीट पर वो प्रिंट आउट निकल कर आता है उस पर अगर कोई मैप है, उस पर अगर कोई मैप है तो वो 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस मैप को, इस ग्लोब को देखेंगे, ये ग्लोब बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप इसे अच्छे से देख पा रहे हो, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, 3 डायमेंशन आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपके मैप की और ग्लोब के बीच का जो आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्लोब के बारे में डिटेल से कि ग्लोब होता क्या है और ग्लोब की जरूरत क्या पड़ती है और मैप से किन चीजों में ग्लोब बेहतर है, मैप की जगह ग्लोब को क्यों प्रेफर किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें ग्लोब की, हमारे अर्थ कैसी है? गोल है, इस तरीके का शेप है अर्थ का। लेकिन जब हम अर्थ को हमारे कॉपी पे बनाते हैं या वर्ल्ड मैप को अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में क्या होता है? वर्ल्ड मैप में अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो हम किस में देखते हैं? वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। वर्ल्ड मैप में सारे कॉन्टिनेंट होते हैं, ओशियंस वगैरह होते हैं। तो वर्ल्ड मैप जो होता है 2 डायमेंशनल, उसे एक पेपर पे बना देते हैं ऐसे करके फ्लैट। लेकिन अर्थ हमारी फ्लैट नहीं होती ना, अर्थ तो हमारी राउंड शेप में है, 3 डायमेंशनल में है। तो इसलिए हम ग्लोब का यूज करते हैं ताकि हम पढ़ पाएं। ग्लोब का यूज करते हैं ताकि हम पढ़ पाएं। ठीक है जी, ये बात हुई हमारे ग्लोब के बारे में। अब हम जरा बात करते हैं हमारे किसके बारे में? लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। किस चीज के बारे में बात करेंगे? लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लेकिन उस चीज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। अब क्या क्या समझना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है जी, ये अर्थ है, अर्थ गोल है,
इसे कहते हैं हम नॉर्थ पोल, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, इसे हम कहते हैं साउथ पोल, इसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी से क्या मतलब है, इमेजिनरी लाइन से मतलब है कि ये लाइन अगर हम अर्थ प्लेनेट की बात करें, अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, अगर उस प्लेनेट की बात करें तो उस प्लेनेट पर ये लाइन नहीं होती है, लेकिन जब हम ग्लोब बनाते हैं तो ये इमेजिनरी लाइंस कुछ हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो एक एक्सेस होता है अर्थ का, ऐसे करके, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में कनेक्ट करता है और अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। होता नहीं है, बस वो हमने इमेजिनरी मान लिया है। अब क्यों मान लिया है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ जो रोटेट करती है, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। उसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं ग्लोब की बात करूं, जैसा मैंने यहां पर बताया, ठीक है, आप इधर देखिए, मैंने इधर नॉर्थ पोल बताया, तो इसका नॉर्थ पोल होगा इधर, इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, यहाँ पर। मैंने यहाँ साउथ पोल की बात करी, तो साउथ पोल होगा इसका यहाँ नीचे की तरफ। अब यहाँ से एक नीडल टाइप होती है, नीडल टाइप डाली जाती है, आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ मेटल की रॉड सी जा रही है अंदर को, ये नीडल टाइप की डाली जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को निकलती हुई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को निकलती हुई, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारे अर्थ का एक्सिस। और ये कहा जाता है अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, जैसे अर्थ ये रखी हुई है, अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से घूमती है अर्थ अपने एक्सिस पर। अर्थ की दो तरीके की मोशन होती हैं, अर्थ की दो तरीके की मोशन होती हैं, जिसे एक को हम कहते हैं रोटेशन, एक को हम क्या कहते हैं, रोटेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, मान लो ये सूर्य है और इसके चारों ओर जब अर्थ घूम रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम रिवॉल्यूशन। लेकिन अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर इस तरीके से घूमती है, जैसे मैंने आपको ग्लोब में दिखाया, ग्लोब में कैसे घूम रही है अर्थ, इस तरीके से, एक तो अपने एक्सिस पर घूम रही है, जैसे इस टाइम इस जगह अर्थ है, अर्थ सूर्य के चारों ओर एक टाइम पे घूमती रहती है, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर भी घूमेगी, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमते हुए भी वो ऐसे घूमती चलेगी अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर भी घूमती चलेगी और सूर्य के चारों ओर भी घूमती चलेगी, अपने एक्सिस पर भी घूमेगी और सूर्य के चारों ओर भी घूमेगी। तो जो अपने एक्सिस पर घूम रही है उसे तो हमने बोला रोटेशन, और जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसे बोला रिवॉल्यूशन। और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं, और इस रोटेशन की ही वजह से, इस रोटेशन की ही वजह से हमारे यहाँ क्या होते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं, अर्थ के इस रोटेशन की वजह से। तो देखो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, इसे हमने मान लिया एक एक्सिस। इस एक्सिस के अलावा और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होती हैं, इस एक्सिस के अलावा और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होती हैं। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, होती नहीं है एक्चुअल में। अगर आप प्लेनेट अर्थ को देखोगे, अर्थ के प्लेनेट को देखोगे, तो ऐसी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन हम ऐसी लाइन को मान लेते हैं ताकि हम जब ग्लोब को स्टडी करें या अर्थ को स्टडी करें तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद मिलती है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में इससे मदद मिलती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर जो होता है ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट, मतलब दो आधे आधे। मतलब इस ग्लोब को अगर मैं बीच में से काट दूं, इस ग्लोब को मैंने बीच में से काट दिया तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या कहते हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले हिस्से को क्या हमने बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को हमने क्या बोला, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये इक्वेटर लाइन है, इसी के ऊपर ऐसी बहुत सारी इक्वेटर लाइन है, बहुत सारी इक्वेटर की लाइन होती हैं।
इसके पैरेलल इस तरीके से। ये जो बहुत सारी लाइन होती हैं, इन्हीं लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब इसके अलावा देखो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है। कुछ लाइन इस एक्सिस पर होती हैं, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। एक तो हो गए आपके लैटिट्यूड और एक आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। मैंने क्या बोला, एक आपका हुआ लैटिट्यूड और एक हुआ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। और इस तरीके से जो लाइंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इंपॉर्टेंट पेजर्स ऑफ लैटिट्यूड अभी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है वो है हीट जोन्स। क्या डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, हीट जोन्स। देखिए बच्चों, मान लो ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, ठीक है। अब प्लेनेट अर्थ है और सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है। इधर को मान लो हमारा सूरज, सूरज की रोशनी सीधी सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, इधर। अब आप इसे इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर यहां से सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा रोशनी कहां पड़ेगी, इस जगह, मतलब इसका जो मिडिल होगा वहां पर पड़ेगी, मिडिल पर सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं और नीचे वाले साउथ पोल की बात करूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रोशनी सबसे कम जाएगी, नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर रोशनी सबसे कम जाएगी। देखिए दोबारा इस चीज को समझिए, जब हमने बात करी थी, हमने बीच में इक्वेटर बनाया था, एक बीच में क्या बनाया था, इक्वेटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सन की जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ेगी, ठीक है। इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा पड़ेगी। इस चीज को जरा आप एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, इस चीज को एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देखेंगे, उस पिक्चर पे एक स्लाइड है, उस स्लाइड पे टॉर्च से रोशनी मारी गई है। उस स्लाइड पे किससे रोशनी मारी गई है, एक टॉर्च से रोशनी करी गई है। और उस टॉर्च की रोशनी की वजह से आप देखेंगे सिर्फ एक एरिया में लाइट जा रही है, एक एरिया में ही टॉर्च की लाइट जा रही है, और जहां पर टॉर्च की लाइट जाएगी वहां पर गर्मी होगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही हमारे अर्थ के केस में होता है, जिस एरिया पे सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है वहां पर ज्यादा गर्मी होती है। अब आप दूसरी इमेज को देखेंगे, दूसरी इमेज में हमने हमारी जो स्लाइड है उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब जब स्लाइड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो लिखा हुआ है टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। कि जब एक स्लैंटेड मतलब थोड़ा सा तिरछे सरफेस पर जब एक लाइट पड़ती है तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। आप इसमें देख रहे होंगे कि लाइट ज़्यादा एरिया पे पड़ रही है। ऐसे ही हमारे अर्थ के केस में होता है। अगर आप इस ग्लोब को देखेंगे तो हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, एक तरफ को हल्की सी झुकी हुई है, तो रोशनी अगर इधर पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ेगी, इस वाले एरिया में, मतलब बीच वाले एरिया में सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ने की वजह से साइडों में क्या जाएगी, साइडों में तो सिर्फ परछाई जाएगी। इसी वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती। इस जगह सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने से दिखाई देती है, बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, सन एकदम ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से इन जगह पर ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये होते हैं आपके हीट जोन। इसी के बेसिस पर हीट जोन्स बनाए जाते हैं। इसी के बेसिस पर क्या बनाए जाते हैं, हीट जोन्स। उस चीज़ को भी समझेंगे। अब आपके लिए मेन रोल आता है लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। क्या रोल होता है, बीच में जैसे मान लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर को बोला जाता है 0 डिग्री। इक्वेटर को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री। इसके कुछ ऊपर यहां पर एक लाइन गुजरती है जिसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक लैटिट्यूड लाइन होती है और ये जाती है 20 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से। इक्वेटर के ठीक नीचे यहां पर एक लाइन होती है 23.5 डिग्री साउथ।
23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और ये इक्वेटर क्या है हमारा 0। ये इमेजनरी लाइन है, हम इन लाइंस को मानकर चलते हैं कि ये लाइंस ऐसी होती हैं, लेकिन होती नहीं है। अब इन लाइंस को क्यों मानते हैं? इन लाइंस को मानते हैं इसलिए क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जितना भी एरिया आता है, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या रहती है? हीट रहती है। किसमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दो इमेजिनरी लाइन के बीच में जब भी कोई शहर पड़ेगा, देश पड़ेगा, या वहाँ के लोग रहेंगे, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और इसी वजह से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, तो अफ्रीका में क्या रहती है? ज़्यादा गर्मी रहती है। अब ज़्यादा गर्मी रहने की वजह से, ज़्यादा धूप में रहने की वजह से अफ्रीका के लोगों का रंग कैसा हो जाता है? काला। अब हम हमारे इंडिया की बात करें, हमारा इंडिया कहाँ आता है? हमारे इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है, लेकिन जो साउथ पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। मतलब इंडिया के जो साउथ वाले हिस्से में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, नॉर्थ वाले हिस्से में उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है। देखिए हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बिल्कुल बीच में से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतनी चीज समझ में आई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा हीट होती है। इसके ऊपर आते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसके थोड़े नीचे 66.5 डिग्री साउथ। ये जो एरिया होता है, ये वाला मॉडरेट, यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसा रहता है? मॉडरेट। मतलब यहाँ ना ही तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं पड़ती। रहने के लिए सबसे अच्छा सूटेबल प्लेस कौन सा होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे से 66.5 तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर 66.5 तक। ये वाला जो एरिया होता है, ये हमारे अर्थ का सबसे रहने के लिए सबसे सूटेबल एरिया होता है। और हम जो रहते हैं वो इसी में रहते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ पर आता है? इसी रीजन में आता है। इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके ये 90 डिग्री तक वाला, यहाँ पर पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड, यहाँ पर पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड। आपने आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन का नाम सुना है? वो आर्कटिक सर्किल या एंटार्क्टिक सर्किल का नाम सुना है? वो इधर ही आते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर -50, -60 डिग्री तक जाता है। तो कहाँ पर? इन वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। सूरज की रोशनी जब अच्छे से नहीं पहुँच पाती, सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। देखिए बच्चों, अब आप एक अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देखेंगे। इस इमेज में आप एक सर्किल को देखेंगे। ये सर्किल हमारे अर्थ को दिखाता है, और आप इस सर्किल को जब देखेंगे तो ये सर्किल भी हल्का सा कैसा है? टिल्टेड है, हल्का सा झुका हुआ है। जिस तरीके से हमने ग्लोब देखा था, हमारा ग्लोब हल्का सा झुका हुआ था, उसी तरीके से ये सर्किल भी हल्का सा क्या है? झुका हुआ है। जिसकी वजह से बीच में इक्वेटर जाता है। इक्वेटर जिसे हमने क्या बोला है? 0 डिग्री। इक्वेटर के आगे क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री लिखा हुआ है। इक्वेटर से ऊपर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे या फिर इक्वेटर के साउथ में आप कह सकते हैं क्या जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। एक्सटेंट क्या होता है इसका? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इस रीजन को क्या कहा जाता है? टॉरिड रीजन या टॉरिड जोन कहा जाता है। टॉरिड जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? टॉरिड जोन कहा जाता है। इस टॉरिड जोन से ऊपर है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ में है साउथ टेम्परेट जोन। मैंने क्या बोला था? टेम्परेचर क्या ऐसा रहता है इस एरिया में? मॉडरेट रहता है। तो ऊपर वाले को क्या क्या कहते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाले को हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन।
नॉर्थ टेम्परेट जोन का एक्सटेंट क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और साउथ टेम्परेट जोन का एक्सटेंट होता है 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक लेकर। उसके अलावा आप नॉर्थ पोल के पास में देखेंगे फ्रिजिड जोन और साउथ पोल के पास में देखेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिज से फ्रिजिड मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो ये हमारी अर्थ है और अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है और सामने से सन की लाइट आ रही है। तो सन की लाइट पहले इस एरिया में पड़ रही होगी, इतने एरिया में सन की लाइट पड़ रही होगी। जिस एरिया में सन की लाइट पड़ रही होगी उस एरिया में होगा दिन, और इधर पीछे क्या सन की लाइट पड़ रही होगी क्या, जब पीछे वाले एरिया में सन की लाइट नहीं पड़ रही होगी तो यहाँ पे होगी रात। इधर दिन इधर रात, लेकिन अर्थ हर टाइम घूमती रहती है और 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है अपना। तो अब जिस जगह में दिन होती जाएगी इधर की तरफ को रात होती चली जाएगी, यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात, यहाँ पर दिन, पीछे की जगह रात। तो मतलब टाइम चेंज होता रहता है। टाइम क्या होता रहता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती रहती है वैसे वैसे क्या होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। अब देखिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए हमारे देश का, इंडिया का। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारे नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर, साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो हमारे वेस्ट में क्या पड़ता है, गुजरात, सबसे वेस्ट में गुजरात। अगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे उधर का पॉइंट, हमारे देश का सबसे लास्ट का पॉइंट मान लो इस जगह है, गुजरात का मान लो इस जगह है, तो इन दोनों के बीच के टाइम का जो अंतर आता है लगभग 1 आवर 45 मिनट्स आता है। मतलब टाइम का अंतर से क्या मतलब है, अगर यहाँ सूरज सुबह के 4 बजे निकलेगा 4 AM पे, तो यहाँ पर सूरज निकलेगा 5:45 AM पर। यहाँ पर क्या निकलेगा, 5:45 AM पर। यहाँ पर सूरज 4 बजे निकल रहा है, यहाँ पे 5:45 पे निकल रहा है। इससे थोड़ा और इधर आएंगे तो शायद 4:30 बजे निकल रहा हो, इससे थोड़े और टाइम बाद निकल रहा हो। क्यों, मान लो ऐसे करके इस जगह कोई, देखो ये हमारा इंडिया है, अब इस जगह है, इस समय मान लो इस जगह सूरज आ रहा है, सूरज ये इस जगह है एरिया, अब यहाँ पर ये एरिया इस जगह है तो यहाँ सूरज की लाइट आनी शुरू हो गई होगी। अब धीरे धीरे जैसे ये अर्थ रोटेट करेगी, आगे बढ़ेगी, तो पूरे हमारी कंट्री पर लाइट आएगी ना, पूरी एरिया में लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी, सूरज की रोशनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से दिन, जब शुरुआत में जब सूरज की रोशनी नहीं आती है, सूरज की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है, सुबह के टाइम पे पहले क्या होता है, कम अंधेरा होता है, फिर थोड़ा सा उजाला होता है, फिर थोड़ा और उजाला होता है, फिर पूरा दिन होता है, फिर दोपहर हो जाती है। जैसे मैं अभी दोपहर हो रखी है तो पसीने में नहा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो सूरज निकलने का टाइम हर जगह पर एक नहीं होता, और जब सूरज निकलने का टाइम हर जगह पर एक नहीं होता तो पूरे देश का, हमारे इतने बड़े देश का, जिस जगह इस जगह 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 बज रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम। हमारे देश में लगभग यहाँ पर इस जगह पर इलाहाबाद जगह पड़ती है यूपी में, इलाहाबाद के पास में नैनी, जो कि सिचुएटेड है 82.5 डिग्री ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड है। इस जगह का टाइम हम ले लेते हैं और इस जगह का टाइम ही पूरे देश का टाइम माना जाता है। इस जगह का टाइम ही क्या माना जाता है, पूरे देश का टाइम माना जाता है। ये हुआ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम। अब एक चीज़ और समझने के लिए रह गई है, ये लैटिट्यूड लाइंस थी ऐसे करके, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इससे सिचुएटेड यहाँ पे हमने बहुत सारे क्या बनाई थी, लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं 360 और लैटिट्यूड लाइन होती हैं 180, ठीक है, बहुत सारी होंगी। ये इस तरीके से ग्रिड टाइप का बन जाता है। तो ये बिल्कुल बीच वाली लाइन जो होती है, बिल्कुल बीच वाली लाइन जो होती है,
इसे टाइम मेरिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह से सब जगह का टाइम लिया जाता है। मतलब इस जगह से अगर इधर की तरफ ईस्ट है, इस जगह से ईस्ट में जितनी जगह होंगी उनमें सूरज पहले निकलेगा, और इसके वेस्ट में जितनी भी जगह होंगी वहाँ पर सूरज बाद में निकलेगा। या फिर ये कह सकते हैं इनमें टाइम पहले चलता है, ये टाइम में अहेड होते हैं। टाइम में क्या होते हैं? अहेड। और ये टाइम में क्या होते हैं? बिहाइंड। मतलब अगर यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे होंगे तो यहाँ पर रात के 2 बज रहे होंगे। इस जगह से इधर वाले एरिया, जितना इधर को जाते जाओगे ईस्ट में, उतना टाइम में आप क्या होते चले जाओगे? आगे जाते चले जाओगे, और जितना वेस्ट में जाओगे उतना टाइम में पीछे जाते चले जाओगे। ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक के बारे में बात करी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।